गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स की पहली क्लास है। तो इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे और कंजप्शन कैसे करेंगे। ठीक है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी of how goods and services will be produced, distributed and consumed. ठीक है। अब इकोनॉमिक्स के दो पार्ट होते हैं। इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन कौन से हैं? पहला मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स ये क्लासिफाई कब हुआ? तो ये क्लासिफाई हुआ था तुम्हारा 1929 में, जब ग्रेट डिप्रेशन यूएसए में आया था। ठीक है। अब ग्रेट डिप्रेशन यूएसए में 1929 में आया तो उस समय कैपिटलिज्म था, फ्री इकोनॉमी था, मार्केट इकोनॉमी था यूएस में। तो इकोनॉमिक्स जो भी वहां के जो भी फिलोसोफर थे, जो भी इकोनॉमिस्ट थे, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे डिप्रेशन से बाहर कैसे आया जाए। क्योंकि डिप्रेशन में क्या हुआ था, एक्चुअली क्या हुआ था 1929 में ग्रेट डिप्रेशन, इसमें क्या हुआ कि तुम्हारा डिमांड जो है, डिप्रेशन में क्या होता है, एक्चुअली डिप्रेशन में क्या होता है, डिमांड जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, बिल्कुल लो हो जाता है, लोवेस्ट। डिमांड आता ही नहीं मार्केट में। तो जब डिमांड आएगा नहीं तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या होता है? डिमांड नहीं आने का तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट ये होता है कि काम नहीं मिलता लोगों को, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। क्योंकि जब भी डिमांड आएगा तभी तो काम मिलेगा। डिमांड बढ़ा, मान लो बढ़ा, तो क्या इंक्रीज होता है? काम, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है। लेकिन अगर डिमांड तुम्हारा घट गया तो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? तो यही हुआ था ग्रेट डिप्रेशन में। डिमांड आ नहीं रहा था, डिमांड बिल्कुल नीचे चला गया। इस कारण क्या हुआ कि सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल बढ़ गया, काम नहीं मिलने लगा लोगों को। अब इन सब चीजों से निकलने के लिए एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था मेयनार्ड केन्स। उनका नाम था मेयनार्ड केन्स। इन्होंने इकोनॉमिक्स को दो सेक्टर में, दो कह लो, दो डिवीजन में डिवाइड किया इकोनॉमिक्स को। वो कौन कौन थे? जो भी मैंने आपको बताया, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आप लोग सोचेंगे कि ये दोनों क्या है, ये बताता हूं मैं कि मैक्रो और माइक्रो क्या है। अब मान लो एक जंगल है, ठीक है, एक फॉरेस्ट है, तो पूरा फॉरेस्ट क्या हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक। उस जंगल में जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो क्या हो गया? वो माइक्रो हो गया। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स मेक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि
जैसे कि ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज होगा, एनिमल्स होंगे, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गए। और ये बड़ा सा फॉरेस्ट क्या हो गया, छोटे छोटे माइक्रो इकोनॉमिक्स से मिलके जो बना, इसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैं रिलेट कैसे करता हूं, अब तुम देखो कि मान लो महंगाई बढ़ गई, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया, अब इसका इफेक्ट क्या होगा, जो प्राइसेस हैं, जो दाम है, क्रिकेट बॉल का जो दाम है, जो फल सब्जियां हैं उनके दाम हैं, वो बढ़ जाएंगे। तो प्राइस ऑफ कमोडिटीज बढ़ा, ये इंक्रीज हो गया, इसका इफेक्ट इस पे आया, तो ये बड़ा सा सर्कल क्या हो गया, इन्फ्लेशन। और ये ट्रीज क्या हो गए, क्रिकेट बॉल, इसका प्राइस बढ़ गया, ये क्या, फल सब्जियां हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ गया, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूरा इन्फ्लेशन। और ये फल सब्जियां, क्रिकेट बॉल के दाम जो बढ़ गए, प्राइस ऑफ कमोडिटीज जो हो गई, वो क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब क्या करते हैं, अब ये इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब अपन आगे देखेंगे कि अब जो ये सिस्टम है, मतलब कि इन द सेंस जो गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कैसे लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर मान लो तुम्हें प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा। मान लो कि तुम्हें डेयरी फार्म खोलना है। अगर तुम्हें डेयरी फार्म खोलना है तो सबसे पहले तुम्हें एक प्लांट बनाना होगा। तो प्लांट लगाने के लिए क्या चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट। प्लांट लगाने के लिए क्या चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट। अब कोई कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा, उस पे गवर्नमेंट का रेगुलेशन क्या होगा, तो ये सब डिसाइड कैसे होता है, सिस्टम ऑफ इकोनॉमी से। सिस्टम ऑफ इकोनॉमी से कि गवर्नमेंट कितना रेगुलेशन करे डालेगा उस पे, गवर्नमेंट या फिर उस चीज को फ्री ही छोड़ देगा मार्केट को। तो ये सब हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, सिस्टम ऑफ इकोनॉमी से। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अब क्या होता है, सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। अब यहां पे एडम स्मिथ यहां पे एडम स्मिथ ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट तब आता है जब आपका डिमांड हो। सिंपल सा कंसेप्ट है, डिमांड होगा
तो क्या होगा इसके बदले? सप्लाई। मार्केट में डिमांड होगा तो सप्लाई हम करेंगे, ठीक है। तो एडम स्मिथ ने यह कहा कि इकोनॉमी शुड बी मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी, मींस मार्केट इकोनॉमी होना चाहिए। ये किन्होंने कहा? एडम स्मिथ ने कहा कि मार्केट इकोनॉमी होना चाहिए। अब मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि डिमांड, जैसा डिमांड वैसा सप्लाई। जैसे मान लो वर्ल्ड कप आ गया तो बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो डिमांड किसकी बढ़ गई? क्रिकेट बैट की। तो अब क्या? क्रिकेट की फैक्ट्रियां लगेंगी, इन्वेस्टमेंट होएगा। कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? एडम स्मिथ कहते हैं कि कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? तो एडम स्मिथ कहते हैं, इसे कहते हैं इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड, इसका मतलब मान लो कि कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है। इनविजिबल हैंड मतलब कि, क्योंकि मेन क्वेश्चन ये था कि इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, तो इन्वेस्टमेंट वो करेंगे जिनको फायदा चाहिए, जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो कि कैपिटलिस्ट लोग जो होते हैं, जो पैसा लगाएंगे, पैसे से पैसे बनता है, पैसा से पैसा बनता है। मनी बिगेट्स मनी, मनी बिगेट्स मनी। तो ये जो क्वेश्चन था, हु विल इन्वेस्ट, ये साफ क्लियर हो गया। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? जिन्हें पैसा कमाना है पैसे से। तो इनविजिबल हैंड कौन हो गए? लोग, जो कि वो प्लांट लगाएंगे, डेयरी का प्लांट लगाएंगे। कौन? लोग लगाएंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो इनविजिबल हैंड क्या हो गया? इनविजिबल हैंड का मतलब होता है मोटिव टू मेक प्रॉफिट। अब जिसको पैसा कमाना है, जिसको मुनाफा कमाना है, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, वो लगा देगा प्लांट, क्रिकेट बैट का प्लांट लगा देगा। और जितना डिमांड आया, मतलब मान लो कि 1 लाख बैट का डिमांड आया, 1 लाख तैयार कर देगा बैट, हो गया सप्लाई, बन गया पैसा। तो ये किसका कहना था? एडम स्मिथ का। ये एडम स्मिथ का व्यू था कि इनविजिबल हैंड इन्वेस्टमेंट करेगा, और इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा वो टोटली प्रॉफिट जिसने इन्वेस्टमेंट करा है उसके पास, और कुछ परसेंटेज लेबर्स के पास, मतलब जो भी लेबर्स का डेली वेज होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसे कहते हैं मार्केट इकोनॉमी। बिल्कुल जो मैंने अभी बताया आपको, मार्केट इकोनॉमी। अब मार्केट इकोनॉमी का भी क्लासिफिकेशन है दो। पहला कैपिटलिज्म, जिसको हम लोग पूंजीवाद भी कहते हैं। सेकंड फ्री मार्केट इकोनॉमी, जो कि मैंने यहां पे अभी जो आपको बताया है, जो अभी ऊपर वाला बताया, वो बिल्कुल फ्री मार्केट इकोनॉमी था। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नो गवर्नमेंट रेगुलेशंस, नो मोनोपोली ऑफ एनी कंपनी। लेकिन कैपिटलिज्म में क्या होता है? कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी में बहुत थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है मैं आपको ये बताता हूं। अब कैपिटलिज्म में क्या होता है कि पैसा लगाने वाले लोग कम होते हैं, मतलब मोनोपोली दे दी जाती है कुछ लोगों को कि आप ही क्रिकेट बैट का प्लांट लगा सकते हो। लेकिन फ्री मार्केट इकोनॉमी में ऐसा नहीं है। फ्री मार्केट इकोनॉमी में कोई भी पैसा लगा सकता है, कोई भी फैक्ट्री खोल सकता है क्रिकेट बैट की। आई बात समझ में? कैपिटलिज्म में क्या होगा? मोनोपोली, मोनोपोली ऑफ सम कंपनी और कैपिटलिस्ट, जिनका पैसा उनका मार्केट। फ्री मार्केट इकोनॉमी में
ऐसा कुछ नहीं है, नो मोनोपोली, नो मोनोपोली। कैपिटलिज्म में अब मान लो कि एमआरएफ एक कंपनी है, ठीक है, अब बस वही मार्केट में है, एमआरएफ एमआरएफ कंपनी की ही बैट है मार्केट में, मतलब एमआरएफ कंपनी की ही बस बैट मिलेगी, मतलब आपके पास ऑप्शन क्या होगा, एमआरएफ, बस इसी की बैट खरीद सकते हैं आप, और आप किसी और कंपनी की बैट खरीद ही नहीं सकते क्योंकि मार्केट में ही नहीं है। तो इससे क्या हुआ, कंपटीशन है ही नहीं, नो कंपटीशन, क्योंकि मोनोपोली ले लिया है किसने, एमआरएफ कंपनी ने। मोनोपोली किसके पास है, एमआरएफ कंपनी के पास है। तो कोई कंपटीशन रहा नहीं, कंपटीशन नहीं रहा तो क्या हुआ, नो प्रिसीजन, नो स्पेशलाइजेशन, कंपटीशन ही नहीं है। जब आपके पास कंपटीशन नहीं है तो क्वालिटी भी गिर जाएगी। लेकिन फ्री मार्केट इकोनॉमी में फुल कंपटीशन होता है, फुल कंपटीशन। हर लोग इनोवेटिव होंगे यहां, इनोवेशन और ज्यादा इनोवेटिव इनोवेटिव होंगे, क्योंकि कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है। लेकिन कैपिटलिज्म में हल्का सा गवर्नमेंट रेगुलेशन है, मोनोपोली दे दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू कि आप ही बैट बना सकते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है, इसलिए फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसको क्या कहते हैं, मार्केट ऑफ नेचुरल लिबर्टी, इसको हम लोग ये भी कहते हैं मार्केट ऑफ नेचुरल लिबर्टी। अब ये कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट हो गया। अब मैं इसके, यही चीज हुआ था 1929 में जब डिप्रेशन हुआ था, कि कैपिटलिज्म इतना ज्यादा फैल गया था कि मोनोपोली हो गई थी कुछ कुछ कंपनीज की, और वो उन कंपनीज का जब स्टॉक गिरने लग गया तो पूरा यूएस और वेस्टर्न अमेरिका, जो वेस्टर्न यूरोप जो है, उनका बिल्कुल इकोनॉमिक फेल हो गया, वो रिवाइव ही नहीं कर पा रहा था। तो फिर मेनार्ड केन्स ने क्या करा, वो गए गवर्नमेंट रेगुलेशन, उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट रेगुलेशन होना चाहिए, और फ्री मार्केट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिज्म कह लो, उसमें हमने थोड़ा सा और ज्यादा गवर्नमेंट रेगुलेशंस को बढ़ाया, और क्या बन गया वो, मिक्स इकोनॉमी। मेनार्ड केन्स ने क्या कहा कि बिल्कुल कैपिटलिज्म होना या फिर बिल्कुल फ्री मार्केट इकोनॉमी होना, टोटल कैपिटलिज्म होना, ये सही नहीं है, दिस इज रॉन्ग। इसमें हल्का सा ऐड करो गवर्नमेंट रेगुलेशंस, इसमें से हल्का सा ऐड करो कंपटीशन, इसमें हल्का ऐड करो नो मोनोपोली, तब जाके ये रिवाइव करेगा, और ये क्या बन गया, मिक्स्ड इकोनॉमी। नाइनटीन 1929, और इसको फॉलो जैसे ही किया यूरो अमेरिकन कंट्रीज ने, मतलब कि वेस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका, ये रिवाइव कर गए, ये रिवाइव डिप्रेशन से बाहर निकल गए, ये हुआ। अब क्या होता है, अब मैंने आपको बता दिया मार्केट इकोनॉमी, अब अपन आते हैं नॉन मार्केट इकोनॉमी में, ठीक है।
नॉन मार्केट इकोनॉमी नॉन मार्केट इकोनॉमी मतलब ये जो पॉलिसी थी एडम स्मिथ की, तो उस पॉलिसी के कारण, एडम स्मिथ के पॉलिसी के कारण क्या स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होता है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फ्री मार्केट इकोनॉमी में भी विश्वास करते थे एडम स्मिथ। वो कहते थे पैसा लगाओ पैसा बनाओ, लेबरर्स के बारे में मत सोचो। मान लो कि तुम्हारी एक फैक्ट्री है, वहां 100 लोग काम करते हैं और तुम्हारे फैक्ट्री ने टोटल पैसा कमाया 1000। ठीक है, तुम्हारे फैक्ट्री ने पैसा कमाया 1000 और उसका ओनर जो है मान लो कोई एक ए है और उसने डेली वेज बांध दिया सभी लेबरर्स का, कितना? 1 रुपए। तो 100 रुपए तो इसके हो गए लेबरर्स के, लेबर कॉस्ट, और बाद बाकी जो 900 रुपए हुए वो किसके पास गया? ए के पास, डायरेक्ट ओनर के पास गया। इसे कहते हैं कैपिटलिज्म। लेबर को क्या मिला? 100 रुपया, जो कि दिन रात मेहनत कर रहा है और ए को मालूम भी नहीं उसके फैक्ट्री में क्या काम चल रहा है, और वो कितना पैसा कमाता है? 100 रुपए। इसके ही खिलाफ थे कार्ल मैक्स। कार्ल मैक्स ने क्या कहा कि ठीक है, हमारी एक फैक्ट्री होगी, ये फैक्ट्री है, 100 लोग का कम्युनिटी है, मतलब 100 लोग के लेबर्स हैं, एक लेबर का कम्युनिटी है, पैसा कम, टोटल मुनाफा कितना हुआ? 1000। तो ये पूरा 1000 डिस्ट्रीब्यूट किसमें होगा? 100 लेबर्स में। 100 लेबर्स मतलब एक लेबर को कितना बोला? 10 रुपए। अब 10 रुपए एक लेबर को मिल रहा है, मतलब कि हर लेबर क्या है? इस कंपनी का मालिक, मतलब शेयर होल्डर है। हर लेबर क्या है? शेयर होल्डर है। तो पूरी कम्युनिटी बन गई शेयर होल्डर, मतलब पूरी कम्युनिटी क्या बन गई? मालिक। इसी को कहते हैं कम्युनिज्म। इसी को कहते हैं हम लोग कम्युनिज्म। ठीक है, अब क्या होता है कि अब इसका एग्जाम्पल आप कहां देखेंगे? तो एक अमूल डायरी फैक्ट्री है गुजरात में, तो वहां पे बिल्कुल सेम चीज हुआ है कि जितने भी फार्मर्स हैं अमूल के, अमूल डेयरी फैक्ट्री के जितने भी फार्मर्स हैं वो इसके शेयर होल्डर्स हैं। मान लो अमूल ने कमाया 1 करोड़, ठीक है, अब इसके टोटल फार्मर्स मान लो 10,000 हैं, ठीक है, ये हटाओ, तो हर फार्मर को कितना मिला? 1000 रुपए। उसके पॉकेट में गया डायरेक्ट 1000 रुपए। आई बात समझ में? तो ये क्या हुआ कि 1000 रुपए डायरेक्ट किसके पास में गया? उस फार्मर के हाथ में गया, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें ये डायरेक्ट किसको खत्म कर रहा है? डायरेक्ट ये मजदूरों के पास जा रहा है, डायरेक्ट मजदूरों के पास जा रहा है। अब ये नॉन मार्केट इकोनॉमी, तो नॉन मार्केट इकोनॉमी का मेन, नॉन मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी मेन इसके 2 पार्ट हैं नॉन मार्केट इकोनॉमी के। ठीक है, पहले कौन है? नॉन मार्केट इकोनॉमी सबसे पहले किसने फाउंडेशन करा इस चीज का? एस्टेब्लिशमेंट किसने किया है? तो कार्ल मार्क्स ने किया है। इनकी एक बुक आई थी 1848 में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की एक बुक आई थी इनकी। अब
क्या होता है कि अब क्या होता है, कार्ल मैक्स ने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक निकालते हैं। उन्होंने बताया कि लेबरर्स कितने घंटे काम कर रहे हैं, 14-15 घंटे काम कर रहे हैं, उन्हें मिल कितना रहा है, बहुत कम। पैसे कौन ले जा रहे हैं, जो जानते भी नहीं उनके फैक्ट्रीज में क्या काम चल रहा है। तो उन्होंने एक चीज बताई, बड़ी खूबसूरत सी चीज। उन्होंने ये जो कम्युनिज्म का आइडिया दिया कि पूरी कम्युनिटी ही मालिक होगी। अब इनका, कार्ल मैक्स का जो आइडिया था वो कुछ गलत नहीं था। जैसे कि जब इंसान पैदा हुए थे, हम लोग जो, तो हम लोग आदिवासी थे, तो हम लोग ये कम्युनिज्म को ही फॉलो करते थे। हमारा एक सरदार होता था और हमने दिन भर जो भी फूड को गैदर करा है, जो भी फूड गैदर किया है हमने, ये सारा फूड गैदर होके किसके पास जाता था, सरदार के पास। सरदार पूरे गांव में, मान लो गांव में 1000 लोग हैं, ये पूरे सरदार सभी को इक्वल रेशियो में सारा खाना बांट देता था। ये परफेक्ट एग्जाम्पल था कम्युनिज्म का। इसलिए कम्युनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ट्राइबल कल्चर। प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ट्राइबल कल्चर हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिज्म को कहते हैं ये चीज। अब ये चीज समझ में आई बात कि कार्ल मैक्स क्या कहना चाह रहे थे कि गवर्नमेंट, अब सरदार क्या है, गवर्नमेंट। सरदार क्या है, गवर्नमेंट। फूड गैदर्स क्या है, प्रोड्यूसर्स। ये विलेजर्स कौन है, कंज्यूमर्स। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर मजबूत है, मतलब शरीर से मान लो कोई मजबूत है, मान लो कोई व्यक्ति है वो बॉडी बिल्डर है, वो जाहिर सी बात है वो ज्यादा फूड गैदर करेगा, ठीक है, फूड गैदर ज्यादा करेगा ये। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति छोटा है, मजबूत नहीं है, वो फूड गैदर कितना करेगा, बहुत कम करेगा, ये ज्यादा करेगा। तो इनइक्वालिटी आई गई यहाँ पे, इनइक्वालिटी आ गई। ये अभी क्या है, कैपिटलिज्म है। लेकिन ये जैसे ही सरदार के पास जाता है, मतलब गवर्नमेंट के पास जाता है, सरदार के पास जाता है, वो क्या करता है, इसको बांट के इसको इक्वलाइज कर देता है। ये क्या बन गया, अब इसके पास उतना ही है जितना कि इसके पास है। ये मजबूत वाले के पास उतना ही खाना है जितना कि कमजोर वाले के पास है, दोनों इक्वल हो गए। तो इसे कहते हैं हम लोग कम्युनिज्म। वैसे कम्युनिज्म, जो रियल कम्युनिज्म है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। क्या बात करते हैं, स्टेटलेस सोसाइटी। स्टेटलेस, रिलीजनलेस, टोटल इक्वालिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन। ये कार्ल मार्क्स का जो असली कम्युनिज्म है वो इससे आया, ये सारे आइडियाज हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिज्म से सोशलिज्म कैसे हम लोग पहुंचे, क्योंकि सबसे पहले क्या आया, कम्युनिज्म आया है, ठीक है। एक बार मैं इसको अच्छे से बता देता हूं।
सबसे पहले क्या आया है? तो सबसे पहले क्या आया? कैपिटलिज्म। इसके बाद क्या आता है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। बहुत बहुत फायदा चाहिए था लोगों को, पैसा चाहिए था, तो सबसे पहले कैपिटलिज्म आया। कैपिटलिस्ट लोगों ने पैसा लगाया, इंडस्ट्रीज लगाई, प्लांट बनाया, मजदूरों को रखा, मजदूरों का शोषण हुआ, फिर उभरा कार्ल मैक्स का कम्युनिज्म। अब कम्युनिज्म से हम लोग सोशलिज्म में कैसे आए ये हम बताते, क्योंकि कम्युनिज्म में तो कोई गवर्नमेंट इंटरवेंस था ही नहीं, कोई सरकारी नहीं थी, कोई देशी नहीं था, कोई मजहब नहीं था, बिल्कुल इक्वालिटी थी। इसे कहते हैं बिल्कुल सपनों की दुनिया, यूटोपिया, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म। एक ख्वाब की दुनिया की जहां सब एक हैं। वैसे कुछ पार्ट्स में है, इंडिया में एक पार्ट है साउथ में जहां पे कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं लोग, जो भी वो कमाते हैं वो पूरे गांव में बांट देते हैं, ऐसा है, एग्जाम्पल है। तो ये बस ये आइडियलिस्टिक एक सोच है, ये भी कहना एक गलत बात है, गलत है, क्योंकि ऐसा हो रहा है अभी साउथ इंडिया के एक पार्ट में ऐसा हुआ है, वो कम्युनिस्ट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब सोशलिज्म में कन्वर्ट कैसे हुए ये हम देखा, ये मैं बता रहा हूं मैं आपको। कार्ल मैक्स के बाद आए लेनिन। ये लेनिनवादी लोग कहते हैं, क्योंकि लेनिन क्या कहते था, लेनिन का कहना यह था कि जो कम्युनिज्म की जो सोच है, कम्युनिज्म का जो आइडियोलॉजी है, यही बिल्कुल सही है, और इसके अगेंस्ट कोई बोलेगा तो वो इस कंट्री का, रशिया का दुश्मन होगा, क्योंकि वो गरीबों का दुश्मन है, मतलब ये पूरे समाज का दुश्मन है, पूरे कम्युनिटी का दुश्मन है। ये किसने कहा? लेनिन ने कहा। तो लेनिन को अपोजिशन स्वीकार नहीं था, तो उसने सभी को अरेस्ट करना शुरू कर दिया जो भी इसके अगेंस्ट थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के जो भी अगेंस्ट थे, तो उनको अरेस्ट करने लग गया। इसी को कहते हैं रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन का मेन एम यही था कि कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो पूरे देश में लागू करो, और जो इस आइडियोलॉजी के खिलाफ है वो देश से बाहर जाओ, नहीं तो हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे या तुम्हें मार देंगे। ये था रशियन रिवॉल्यूशन। अब लेनिन ने क्या कहा? लेनिन के कारण क्या आया? वन पार्टी रूल। उसने अपोजिशन को ही खत्म कर दिया ना, वन पार्टी रूल स्टैब्लिश हुआ। अब ये पार्टी डिसाइड करने लगी कि वो क्रिकेट बैट कौन कंपनी बनाएगा। ये पार्टी डिसाइड करने लग गई कि वो क्रिकेट बैट से कौन खेलेगा। ये वन पार्टी रूल मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन आ गया उसमें, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हम कर रहे हैं। कम्युनिज्म का आइडियोलॉजी क्या था? कोई मजबूत कमाए या कमजोर कमाए, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो सब में बटेगा, कोई गवर्नमेंट नहीं होगा इसका। लेकिन लेनिन के कम्युनिज्म में क्या था? ये तो मार्क्स का कम्युनिज्म था। लेनिन के कम्युनिज्म में क्या था कि मैं बताऊंगा, मतलब गवर्नमेंट बताएगी कि आपको कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। गवर्नमेंट डिमांड है मान लो क्रिकेट बैट का, और लेनिन कह रहा है कि तुम फुटबॉल प्रोड्यूस करोगे क्योंकि मैं कह रहा हूं। इसे कहते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन। फेलियर ऑफ मार्केट। अब मार्केट में फुटबॉल का कोई डिमांड नहीं है, आप क्रिकेट बॉल का डिमांड है, आप फुटबॉल का को प्रोड्यूस करने लग गए। विदाउट एनी डिमांड आप फुटबॉल को प्रोड्यूस कर दिया आपने, आपका मार्केट गिर जाएगा क्योंकि फुटबॉल कोई खरीदेगा नहीं, सप्लाई नहीं कर पाएंगे आप, आपका फुटबॉल
वहीं खराब हो जाएगा। ये लेनिन ने एक गलती करी, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन कर दिया, गवर्नमेंट इंटरवेंशन शुरू कर दिया। इसके बाद 1924 में लेनिन मर जाता है। देखो सोशलिज्म का एक लेनिन कम्युनिज्म इज अ फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। आगे मैं बताऊंगा कैसे कि एक हेल्दी सोशलिज्म क्या है, ये अनहेल्दी सोशलिज्म था लेनिन का, कह सकते हैं आप। एक्सट्रीम कम्युनिज्म इज अनहेल्दी सोशलिज्म। इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री बट इट इज हेल्दी बट बिकॉज इट फॉलोज मिक्स इकोनॉमी। इंडिया क्या फॉलो करता है? मिक्स इकोनॉमी फॉलो करता है, तभी ये क्या है, इट इज हेल्दी कम्युनिस्ट कंट्री, हेल्दी सोशलिस्ट कंट्री। अभी मैं बताऊंगा कि लेनिन के बाद जो स्टालिन आता है उसने क्या करा। अब स्टालिन जब आता है तो स्टालिन ने यह कहा कि गरीब ठीक है, क्योंकि देखो कम्युनिज्म में नो आइडिया ऑफ वेल्थ क्रिएशन भी था। मतलब कि वेल्थ कैसे क्रिएशन करना है, एसेट क्रिएट कैसे करना है, ये कार्ल मार्क्स के भी कम्युनिज्म में नहीं था ऐसा। क्योंकि पैसा से पैसा बनता है, ये कैपिटलिस्ट की सोच थी, कम्युनिज्म में तो था ही नहीं। कम्युनिज्म में तो पैसा कैसे बनाया जाता है ये सोचना भी गलत है। तो स्टालिन ने क्या सोचा कि ऐसे तो हम गरीबी से मर जाएंगे। तो स्टालिन ने क्या कहा कि हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारा देश भूखमरी से ही मर जाएगा अगर तुम प्रोडक्शन नहीं बढ़ाओगे तो स्टालिन ने क्या कहा कि तुम्हें जो 8 घंटे से काम, 8 घंटे जो पहले मजदूर काम करते थे लेनिन के समय, लेनिन ने ये रूल लाया था कि 8 घंटे ही काम करेंगे, 8 आवर्स पर डे एंड 5 डेज अ वीक। अब स्टालिन के आते ही इसको चेंज कर दिया गया, अब 14 आवर्स हो गया पर डे एंड 7 डेज अ वीक, मतलब पूरे वीक काम करो। ये स्टालिन ने और स्ट्रीम कर दिया कम्युनिज्म को। स्टालिन के कम्युनिज्म को ही हम कुछ क्रिटिक्स क्या कहते हैं, स्टेट कैपिटलिज्म। आ रही बात समझ में? स्टालिन के कम्युनिज्म को ही कहते हैं स्टेट कैपिटलिज्म। ठीक है, क्योंकि स्टालिन ने क्या कहा, टोटली गवर्नमेंट इंटरवेंशन। लेनिन के समय तो थोड़ा सा था, स्टालिन के समय और गवर्नमेंट इंटरवेंशन हुआ। गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हें 14 घंटे काम करना है, तुम्हें इतना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो ये और इसमें और कैपिटलिज्म में कोई अंतर नहीं है, जो कि यूरो अमेरिका के कंट्रीज में था। मतलब स्टेट कैपिटलिज्म इज इक्वल टू कैपिटलिज्म। लेनिन का कम्युनिज्म और एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म दोनों एक हो गया। अब मैं आपको ये तो बता दिया मैंने एक्सट्रीम कम्युनिज्म, ठीक है। अब माओ का भी है एक, तो माओ क्या वायलेंस में बिलीव करता था, ठीक है। वो एक्सट्रीम का भी एक्सट्रीम है जो कि चाइना में हुआ था। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, सोशलिज्म कि सोशलिज्म क्या है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब क्या होता है कि आप लेनिन के कम्युनिज्म को देखेंगे या फिर स्टालिन के कम्युनिज्म को देखेंगे, इन दोनों में राइट टू स्पीच नहीं था, कोई कुछ बोल नहीं सकता, राइट टू स्पीच नहीं था, राइट टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, अपोजिशन ही नहीं था, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे करोगे। ये दोनों चीज लाई सोशलिज्म ने कि हम लिबर्टी देंगे लोगों को, राइट टू स्पीच भी देंगे, लोग अपनी बात रखेंगे,
और अपोजिशन भी होगा, एम्ब्रेस अपोजिशन। इसी को कहते हैं, ये कम्युनिज्म, इसमें ऐड कर दो कम्युनिज्म, ये बन गया आपका सोशलिज्म। इसमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है, बाद बाकी सब कुछ एक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कम्युनिज्म में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। नो डिस्क्रिमिनेशन इसमें भी है, इसमें भी नो डिस्क्रिमिनेशन है। बस क्या अंतर है, लिबर्टी ही मिलेगी, लोग अपनी बात रख सकेंगे और डेमोक्रेसी रहेगी। डेमोक्रेसी नहीं है, जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे डिक्टेटर हो गए। अब मैं ये सोशलिज्म में आ गया ना आपको, लिबर्टी, राइट टू स्पीच, एम्ब्रेस अपोजिशन एंड डेमोक्रेसी प्लस कम्युनिज्म। ठीक है, तो ये क्या बन गया, सोशलिज्म। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सभी कम्युनिस्ट कंट्रीज में डिक्टेटर्स कैसे आ जाते हैं, कैसे डिक्टेटर्स जन्म ले लेते हैं। वो इसलिए होता है, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, कि मान लो ये एक हायरार्की, ठीक है, यहां पे लेबरर्स थे, यहां पे लैंड ओनर्स थे, यहां कैपिटलिस्ट थे, यहां पे लीडर्स थे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, या ब्यूरोक्रेट्स कह लो। इन सबको आपने क्या किया, एक कर दिया, सबको आपने एक कर दिया, बिल्कुल खाली कर दिया आपने, ये चारों घर आपने खाली कर दिया। ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, बस यहां भी आ गए, यहां पे सारे आ गए, ब्यूरोक्रेट्स भी आ गए, पीजेंट्स भी आ गए, लैंड ओनर्स भी आ गए, सब यहां आ गए। तो ये पावर वैक्यूम सबसे ऊपर रह गया, पावर वैक्यूम, एक वैक्यूम रह गया, एक खाली रह गया, खाली जगह। अब इस जगह पे कोई भी आ जाएगा जो डायरेक्शन देगा इन सब को, तो ये डायरेक्शन देने वाला ही क्या होगा, डिक्टेटर। इसलिए जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं सब में डिक्टेटर थे। रशिया, यूएसएसआर, चाइना में माओ जब आया था, माओ, ये जो माओइस्ट हैं, जो माओवादी हैं, ये इनको फॉलो करते हैं, माओ के आइडियोलॉजी के, कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी को। माओ क्या कहते हैं, एवरी पॉलिटिकल पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। जितना भी पॉलिटिकल पावर है, ये माओ की सोच थी, माओ का कम्युनिस्ट आइडिया है, आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। आगे बात समझ में? तो इतना मैंने अभी आपको बताया है, इसके आगे मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट।